So friends, let's begin with a new topic. After completing the alveoli, we will be studying about lungs and the breathing process. So let us start with the topic that is lungs first of all, and then we will be talking about the breathing process. So as you see lungs, they are present in the rib cage, and this is what you can see. The whole structure is a rib cage, right? Now you can see that the lungs are located from the second to the seventh rib. ठीक है, सेकेंड से सेवेंथ रिब तक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। और ऊपर से इसको प्रोटेक्शन मिलता है ये कॉलर बोन का, जिसे हम कहते हैं क्लेवाइकल। ठीक है, और यहाँ पे लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट हियर, इसके नीचे एक सी शेप का स्ट्रक्चर होता है ऐसे अंदर की तरफ, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज डायफ्राम। एंड on the ventral side there is a presence of a breastbone, we already know, and this is what you call it as the breastbone or sternum, right? So this is what you can understand from the. Now inside this you can see there is a spongy structure present, and that's what you call it as lungs. So ideally if we see the location, it is present from the second to the seventh rib. Rib cage is formed by clavicle on the interior side, ऊपर की तरफ clavicle है, फिर आगे की तरफ sternum है, दोनों तरफ से ribs होती है, और पीछे की तरफ vertebral column होता है, और नीचे की तरफ आगे डायाफ्राम होता है, जो सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है। आइडियली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ऑफ लंग्स, तो दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, पूरा अंदर से स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल कैविटी नहीं होती, इट इज अ स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। एंड देयर आर 3 million alveoli in each lungs, and lungs के अंदर कोई पर्टिकुलर मसल नहीं होता, they are simply made up of squamous epithelium। ठीक है, एंड दोनों लंग्स का जो वेट अप्रॉक्सीमेटली होता है, इट इज 1.3 kilograms. So this is ideally the location and the structure of lungs. Now as over here we are going to talk about the प्लूरा। प्लूरा का मतलब होता है वो जो लेयर जो लंग्स को कवर करता है। ठीक है, तो लंग्स का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड अ प्लूरा, जो फर्दर 2 लेयर्स का बना है, जिसमें द आउटर लेयर बाहर का जो है उसे हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं। यू कैन राइट इट एज दिस इज द आउटर लेयर। ठीक है, and the second and the inner layer is called the visceral pleura. So this is towards the lungs, ये lungs के साथ अटैच होता है क्योंकि ये inner है, और बाहर की तरफ जो chest wall के साथ अटैच होता है, that is the parietal pleura. और ये दोनों के बीच में ये आप देख सकते हो कि ये बाहर का है, so we will write it as a parietal. Okay, let's say this is a parietal. Just put a small arrow. This is a parietal. एंड अंदर की तरफ देखेंगे, दिस वन इज द इनर विसरल प्लूरा। तो अंदर की दोनों के बीच में गैप होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, दोनों में होता है, लेफ्ट में भी होता है, राइट में भी होता है, वी कॉल इट एज अ प्लूरल कैविटी। और ये प्लूरल कैविटी के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड व्हिच इज व्हाट यू कॉल इट एज प्लूरल फ्लूइड। ओके, एंड दिस एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट। तो जब भी कोई मूवमेंट होता है लंग्स का, जैसे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं फिर वापस रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम पे एक फ्रिक्शन लगता है, तो उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट कौन करता है? इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड और प्रिवेंटेड बाय अ लुब्रिकेंट व्हिच इज कॉल्ड एज अ प्लूरल फ्लूइड, जो इस कैविटी में प्रेजेंट होता है। हमेशा याद रखना कि प्लूरल कैविटी का प्रेशर लंग्स से 3 to 4 mmHg. mmHg is mercurical level in mm, जो हम बैरोमीटर में मेजर करते हैं, या सॉरी स्पिग्मोमैनोमीटर में मेजर करते हैं। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो mmHg में होता है, तो बॉडी का प्रेशर mmHg में ही मेजर होता है। तो वो जो यहाँ का एयर का जो प्रेशर होता है प्लूरल कैविटी में, दैट इज 3 to 4 mmHg लेस देन द लंग्स, ताकि लंग्स जब भरे तब वो प्रेशर झेल पाए और वो कोलैप्स ना हो जाए। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल fluid or pleural cavity that is present in the covering of lungs.
Further, we have got paired lungs, we know that. And there is a difference between right lung and the left lung. तो अगर हम राइट लंग की बात करें तो इट इज शॉर्टर whereas the left lung is longer. तो लेफ्ट थोड़ा बड़ा होगा. उसका रीजन क्या है कि लेफ्ट लंग में यहाँ पे एक कार्डियक नोच होता है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है. तो हार्ट इज लोकेटेड एग्जैक्टली ओवर हियर इन द कार्डियक नोच. And now right lung is divided into three lobes. Okay, so upper lobe, then there is a middle lobe. You can see that this is a middle lobe. Okay, तो ये middle lobe है. फिर दूसरा होता है lower lobe. और यहाँ पे दो fissures होते हैं, that is oblique fissure. Fissure मतलब partition. This वाला and one is this वाला. Okay, so this is one is horizontal and the another one is oblique fissure. So overall it is divided into three lobes. This is the first lobe. Then this is the second lobe, that is the middle lobe, and the lower lobe is this. Whereas when you talk about the left lung, it is longer, it is having cardiac notch, ये थोड़ा narrow होता है, and it is divided into two lobes only. This is the first lobe and this is the second with one oblique fissure. एक ही fissure होता है यहाँ पे, known as the oblique fissure. So if you see, it can be asked for 2 marks that the right lung is shorter, whereas the left lung is longer. With right lung is wider, left lung is narrower. Here there are 2 lobes, upper and lower, whereas in the right lung there are 3 lobes, that is upper, middle and lower. Again, it will be having 2 fissures, partitions, that is oblique and horizontal, whereas here it will be only one, that is oblique. Cardiac notch is absent in the right lung because left lung के पास heart होता है, तो cardiac notch is present over here. Lingula, what is lingula? Lingula is this projection leg structure. तो ये left lung में होता है जबकि ये right lung में नहीं होता. So this is the difference between both the lungs, that is the right lung and the left lung. Now next we are going to talk about the breathing process. तो basically अगर हम देखें तो there are 4 stages of respiration process. Breathing process के respiration के 4 stages होते हैं. तो पहले तो breathing, ठीक है, और हम इसी चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे आज. Breathing मतलब inhalation, exhalation, जिसे हम exchange of gases कह सकते हैं between lungs and blood. फिर फर्दर होता है internal respiration, जिसमें exchange of gases takes place between blood and cells. और लास्ट होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो आइडियली अगर हम देखें तो ब्रीदिंग प्रोसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट स्टेजेस. तो हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ. तो द फर्स्ट इज ब्रीदिंग, दैट इज इनहेलेशन, जिसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं. सेकेंड इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. तो गैसेस एल्वियोलाई में से एक्सचेंज होंगे, दैट इज ऑक्सीजन विल गो इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट. फिर ऑक्सीजन ब्लड में जाके ट्रांसपोर्ट होगा. फिर ऑक्सीजन टिश्यूज को सप्लाई होगा, जहां पे ऑक्सीजन का यूज होके एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा. फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस ब्लड लेकर बाहर आएगा, जिसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन प्रोसेस. So if we further talk about breathing process, so what things are involved over here? Now you can see that if you focus concentrately, right, आप देख सकते हो कि ये पूरा एक छोटा सा GIF इमेज है जिसमें आपको दिखेगा कि ये inhalation exhalation कर रहा है. Now what things are involved? The first thing that is involved is itself lungs. ठीक है, और lungs किसके अंदर है? तो rib cage के अंदर. तो सेकेंड थिंग हम देखेंगे रिब्स और स्टर्नम. फिर इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में होते हैं. सो इफ आई एम लाइक ये एक रिब और ये 2 रिब है, तो इसके बीच में जो ये मसल होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. ये फर्दर डिवाइड होते हैं 2 टाइप में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. इसमें मेन रोल जो प्ले करते हैं वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. तो और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सी शेप का स्ट्रक्चर है जो बढ़ रहा है, जो छोटा हो रहा है. ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज डायाफ्राम.
अब एक सिंपल है, जब यहाँ पे इनहेलेशन हो रहा है, ध्यान देना ये एक्सहेलेशन हो रहा है। अब जब इनहेलेशन हो रहा है तो डायफ्राम नीचे जा रहा है, फ्लैट हो रहा है और लंग्स बड़े हो रहे हैं। अब एक्सहेलेशन हो रहा है तो डायफ्राम ऊपर जा रहा है और लंग्स छोटे हो रहे हैं। यू कैन सी अगेन, दिस इज इनहेलेशन, डायफ्राम छोटा हो गया, फ्लैट हो गया, वापस डायफ्राम सी शेप का बड़ा हो गया। दिस इज अगेन इनहेल, पूरी थोरैक्स की कैविटी बढ़ गई है। एक्सहेलेशन में लंग्स छोटे हो रहे हैं क्योंकि थोरैकिक कैविटी की साइज डिक्रीज हो रही है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, और ये इमेज को अगर आप समझ ना आए तो बार बार रिपीट करके देख लेना। दिस इज अ सिंपल मैकेनिज्म, इनहेलेशन जिसमें फ्लैट हुआ बाहर गया, एक्सहेलेशन फ्लैट इनहेल बाहर एक्सहेल, फ्लैट फ्लैट इनहेल सी एक्सहेल। मतलब आप ये डायाफ्राम पे फोकस करो, तो जब वो इनहेलिंग हो रहा है, अंदर एयर जा रही है, तो वो ऐसे फ्लैट हो रहा है, लेकिन जब वो बाहर निकल रहा है, एक्सहेल हो रहा है, तो वो ऐसे पूरा शी शेप का स्ट्रक्चर बना है। दूसरा अगर आप फोकस करोगे तो जब इनहेल हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, लेकिन जब एक्सहेल हो रहा है तो ये छोटा हो रहा है। So this is the main points which you need to remember over here. So if you talk about the intake of oxygen, that is what you call it as inhalation. तो सबसे पहले डायाफ्राम के जो फ्रेनिक मसल्स है वो नीचे जाएंगे, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ डायफ्राम खींचा जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अंदर खींचेगा मतलब ये जगह होगी यहाँ पे, ठीक है। और फिर बाद में रिब्स के जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिब्स ऊपर जाएगी, मतलब रिब्स का मूवमेंट फॉरवर्ड, डायफ्राम का मूवमेंट डाउनवर्ड, याद रखना। तो रिब्स का मूवमेंट मैं बड़ा सा एरो कर रही हूँ, इट इज फॉरवर्ड, एंड डायफ्राम का मूवमेंट डाउनवर्ड। तो यहाँ पे भी काफी स्पेस हो जाएगी और ऊपर की तरफ भी काफी स्पेस हो जाएगी। तो अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैविटी की साइज इंक्रीज होगी, थोड़ी बाहर और थोड़ी नीचे, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो अंदर व्हाट यू कैन से प्रेशर डिक्रीज होगा। आई विल जस्ट राइट 1/p, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, वी ऑल नो दिस। तो क्या होगा कि अगर एयर का प्रेशर अंदर घट रहा है तो बाहर से हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एयर कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। So this is some simple mechanism and this is what you call it as inhalation. So the first point is contraction of diaphragm. Phrenic muscle contract होते हैं, diaphragm flat हो जाता है, thoracic cavity की size increase होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में है, याद रखना, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो स्टर्नम ऊपर की तरफ जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, पल्मोनरी प्रेशर कम होता है और एयर बाहर की अंदर जाती है, क्योंकि बाहर की एयर का प्रेशर ज्यादा है और लंग्स में प्रेशर कम हो गया है, तो एयर अंदर की तरफ जाएगी। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज इनहेलेशन। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऑलवेज रिमेंबर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, साइज ऑफ थोरैकिक कैविटी कैसी होती है और डायाफ्राम का शेप कैसा होता है। हमें पता है डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है। फर्दर आफ्टर इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस, एक्सहेलेशन के प्रोसेस में अगर पहले डायाफ्राम यहाँ पे था, लेट्स से डायाफ्राम यहाँ पे था और ये आपके लंग्स है, ठीक है, तो अभी डायाफ्राम ऐसे हो जाएगा, मतलब डायाफ्राम अगेन कैसा हो जाएगा, सी शेप का हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट डायाफ्राम रिलैक्स हुआ है, फ्रेनिक मसल रिलैक्स हो गए हैं, तो डायाफ्राम आर्क शेप का हो गया है, ऊपर चला गया, ठीक है। और रिब्स कहाँ गई है, रिब्स वापस गई है अंदर की तरफ, तो रिब्स का मूवमेंट बैकवर्ड या स्टर्नम बैकवर्ड एंड डायाफ्राम अपवर्ड्स, या तो फिर हम कहेंगे कि डायाफ्राम कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम कम हुआ तो नेचुरली, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो अगर हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ यू से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजेस, ओके। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर उसकी, क्योंकि
लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर बढ़ा है तो वो कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी. एयर विल गो आउट टू द एटमॉस्फेयर. So this is what you call it as exhalation. Now further अगर हम बात करें तो first relaxation of diaphragm का phrenic muscle, मतलब वापस diaphragm will get dome shape, C shape या तो फिर arc shape, जिसकी वजह से thoracic cavity की size decrease होगी, जिसकी वजह से external intercostal muscles, remember over here that they get relaxed over here. Okay, sternum और रिब्स बैकवर्ड जाएंगे, वापस अंदर की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब लंग्स छोटे हो जाएंगे और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर. तो इसे हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस. इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता. So this is simply a difference between, we can say it is simply a difference between inhalation and exhalation, जिसको आप पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए. आप जरा ये याद कर लेना, वही पॉइंट्स को मैंने वापस रिपीट किया है. और फिर बाद में गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो ऑक्सीजन लंग्स में से अंदर गया, ठीक है, दोनों लंग्स में जाता है, इट्स नॉट कि जस्ट लेफ्ट लंग में. ऑक्सीजन आरबीसी ने कैरी किया, आरबीसी मतलब ब्लड उसको डिफरेंट ऑर्गन्स पे लेके गए, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हुआ है, फिर ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आता है और लंग्स के थ्रू अगेन वो बाहर निकलता है. तो ये हुआ गैसियस एक्सचेंज. इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आज का सबसे इम्पोर्टेंट था ब्रीदिंग प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सो यू ऑल हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स, एंड अगर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में कुछ क्वेरी आ रही है तो प्लीज इसे बार बार देखना. खास करके जो बॉडी की जो मूविंग इमेजेस मैंने अंदर डाली है उसको फोकस करना था कि आपको डायाफ्राम और कैसे थोरैकिक कैविटी की साइज इंक्रीज होती है वो ज्यादा क्लियर हो जाए. अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में.